क्या आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी पढ़नी है क्या? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको थीम वाइज पढ़ना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द बर्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्पेशली इन यूरोप और स्पेशली इन द ग्रेट ब्रिटेन, क्या उसके रीजंस थे, हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेव्ड द वर्ल्ड ऑर्डर। आपको इन सब की मतलब आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है, आपको माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, कैसे किया, फिर उसके बाद द फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैसे वो ब्रिटेन से बाहर, फिर उसके ब्रिटेन से बाहर अदर यूरोपियन जो कंट्री है उसमें उनमें स्प्रेड हुआ, उनमें फैलना स्टार्ट हुआ, और फिर कैसे धीरे धीरे करते हुए उसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन हुआ और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्प्रेड हुआ, उसमें रशिया में। तो आपको इतना डिटेल में बारीकियों में नहीं जाना, जस्ट आपको ब्रॉडर थीम वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री में पता चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको हर चीज जाकर के आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्सप्लोर नहीं करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन एज वेल. Friends, for your UPSC civil service exam, UPSC provides you two important documents. One is the syllabus and the second one is actual previous year question paper. Now syllabus part से UPSC is providing you कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या कवर करना है, and through the actual previous year question paper UPSC is providing you कि आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, कितना इन डेप्थ में पूछा जाएगा, आपकी कवरेज कितनी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, and UPSC also provide you the insight into its mind. और उससे यूपीएससी के जो भी एग्जामिनर्स हैं आपको यह पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और वो कितने आपको इन डेप्थ में जाकर के चीजें आपसे पूछ सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टू डॉक्यूमेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी क्रूशियल. एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, इट मींस आप पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे. अब लेट अस से कि आप जस्ट अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको कुछ या तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हुआ अभी, और आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पता है, देन आई मस्ट से कि प्लीज सिलेबस को जाइएगा, अच्छे से देखिएगा. और यूपीएससी आपको बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड करता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द मेंस. एंड आई मस्ट से, मैं अपने बार बार सेशन में भी बोलता हूं कि अगर आपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से समझा, इसका मतलब आपने इंटरव्यू के सिलेबस को भी आपने ठीक से समझ लिया और आपने प्रीलिम्स के भी सिलेबस को आपने अच्छे से समझ लिया. आप कहेंगे कि इंटरव्यू के सिलेबस को मतलब सब कुछ समझ में नहीं आया. देखिए, मेंस में जो भी एस्से का जो पोर्शन है, इट इज रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी. आप तभी एक 10, 12, 15 पेज का एक ऐसे लिख पाएंगे. ऑफ कोर्स अभी पहले ज्यादा पेजेज आते थे, मतलब एक ऐसे पूछा जाता था सो उसको आप 20-25 पेज में लिखते थे, लेकिन अभी 2 ऐसे में उसको बाइफरकेट कर दिया गया, सेक्शन ए सेक्शन बी, काफी साल हो गए. सो अभी आपके पास 10 से 12 पेज लिखने पड़ते हैं आपको, बट यू विल बी एबल टू राइट दोज 10 to 12 पेजेस ओनली व्हेन, जब आपको चीजें अच्छे से आती होंगी और आपको जो एस्से होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आपके विचारों को और थॉट प्रोसेस को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. इसीलिए जो एस्से पेपर है उससे आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो आपको कंप्लीटली बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए सारी चीजें. सो चलिए आज के अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लुक इनटू द इन डेप्थ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड जीएस पेपर 4, दैट इज एथिक्स पेपर. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स हैव अ ब्रॉडर व्यू एंड लेट्स लुक इनटू कि मेंस में कितने पेपर्स होते हैं आपके पास. और ये स्पेशली न्यू जो लर्नर्स है उनके लिए है. देखिए, अगर आप यूपीएससी का मेंस देंगे तो आपके पास टोटल 9 पेपर होने वाले हैं. 9 पेपर. यू विल बी गोइंग टू राइट 9 पेपर्स. देखिए, जनरल स्टडीज में टोटल 4 पेपर होंगे, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दीज जीएस पेपर्स. और उसके अलावा कौन सा पेपर होता है? आपके पास एक ऐसे पेपर है, उसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसके आपको 2 पेपर्स देने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर भी आपको देना पड़ेगा जिसमें एक इंग्लिश होगा और आप दूसरा कोई भी लैंग्वेज अपने तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो यूपीएससी आपको लिस्ट प्रोवाइड करे उसमें से. दिस इज जस्ट, ये आपको क्वालिफाई करना है, मतलब ये 300 मार्क्स का होगा और इन 300 मार्क्स में से आपको जस्ट 25% लेके आने और आपको पासिंग मार्क्स लेके आने, दैट्स ऑल. जो मेंस के अदर जो पेपर्स है उनके मार्क्स मेरिट में काउंट होंगे, जैसे कि ऐसे पेपर के जो मार्क्स हैं वो भी मेरिट में काउंट होंगे, जनरल स्टडीज के पेपर मेरिट में काउंट होंगे, मार्क्स मेरिट में काउंट होंगे, उसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो भी मेरिट में काउंट होंगे. और इन 7 पेपर को लगा करके आपके पास, इफ यू ऐड ऑल दीज, 1750 मार्क्स का आपके पास ये सारे 7 पेपर्स हैं. और मेरिट जो होगी आपकी मेंस में वो इन्हीं में से आएगी. और ये लगभग रफली अराउंड, अगर आप जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो ये 740 के अराउंड रहती है ऑलमोस्ट. अगर आप 2-3 साल का डाटा उठा करके देखेंगे तो ये जनरल की कट ऑफ 740 के अराउंड रहती है. आप कहेंगे इतनी कम? यस, आई विल से कि ये भी इतने नंबर लाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन टू स्कोर द 740 मार्क्स, वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज जो जीएस के पेपर्स हैं, जैसे कि जीएस पेपर 1 में 250 में से टॉपर्स के आते हैं 120 के राउंड, और आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मान लीजिए टॉपर से थोड़ा सा कम किया तो आपके 105 तक आ जाएंगे, बट स्टिल 105 आउट ऑफ 250 इट इज वेरी गुड स्कोर.
आपका नाम लिस्ट में होगा, इतना स्कोर है ये 105, प्रोवाइडेड आपने अदर जो भी जीएस के सब्जेक्ट है और ऑप्शनल और ऐसे उसमें भी आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया हो, अच्छा किया हो और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो आपका लिस्ट में नाम है। सो आप देख रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर द मार्क्स। नाउ आगे की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द जीएस, जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है उनके सिलेबस देखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। सो चलिए सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। देखिए चलिएगा दोस्तों, देखिए नाउ जीएस पेपर 1 को देखते हैं। और जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 इसका नाम क्या है? इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी पार्ट। सो आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये जो 3 पार्ट्स हैं और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये जीएस पेपर 1 में है और सभी के सभी अभी देखिएगा आप। जो पहले जो 4 हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर सबसे पहला पॉइंट, उसके बाद मॉडर्न इंडिया यहां पर सेकंड, उसके साथ द फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यहां पर है, उसके साथ साथ ये है वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यहां से अगर आप स्टार्टिंग के 4 से 5, 1, 2, 3, 4, 5, जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री। सो इसका मतलब आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो जीएस पेपर 1 में है। और हिस्ट्री में आपको, आपके पास कौन कौन सी हिस्ट्री है? एंशिएंट, आपको मेडिवल, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। इनफैक्ट मॉडर्न से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 2 तो 10-10 मार्क्स में आज आपको देखने को मिलेंगे और 2 15 में, इतने तो मिनिमम आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी यही में आता है, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में ही आता है। बट दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस ज्यादा है, लेकिन उसकी जो वेटेज है मेंस में वो कम है। इनफैक्ट प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, मेंस में भी इसकी वेटेज जो है काफी कम है। अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो 2018, 19, 20 में एक एक क्वेश्चन आया, 21 में भी एक क्वेश्चन आया, लेकिन 22, 23 में एक भी नहीं आया, एंड आई थिंक 21 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो अब देखिए 1750 में से केवल 10 नंबर का है, तो क्या आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी पढ़नी है क्या? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको थीम वाइज पढ़ना है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द बर्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्पेशली इन यूरोप और सॉरी स्पेशली इन द ग्रेट ब्रिटेन, क्या उसके रीजंस थे, हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेव्ड द वर्ल्ड ऑर्डर। आपको इन सब की मतलब आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है, आपको माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, कैसे किया, फिर उसके बाद द फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैसे वो ब्रिटेन से बाहर, फिर उसके ब्रिटेन से बाहर अदर यूरोपियन जो कंट्री है उसमें उनमें स्प्रेड हुआ, उनमें फैलना स्टार्ट हुआ, और फिर कैसे धीरे धीरे करते हुए वो उसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन हुआ और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्प्रेड हुआ, उसमें रशिया में। तो आपको इतना डिटेल में बारीकियों में नहीं जाना, जस्ट आपको ब्रॉडर थीम वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री में पता चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको हर चीज जाकर के आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्सप्लोर नहीं करनी है, बस आपको जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता होना चाहिए, उनके कॉजेज के बारे में, उनके आउटकम्स के बारे में, कौन कौन सी ट्रीटी के बाद ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, समाप्ति हुई इनकी, इन दोनों वॉर्स की, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो ऐसे आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, कहीं आप गलती ना कर दें, ठीक है। अब देखिए नाउ यहां से जब आप देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यहां से जब आप देखेंगे द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यहां से जब आप देखेंगे द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ द विमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, ग्लोबलाइजेशन, women's and women's organization, ये टॉपिक women's and the women's organization, and the features of the Indian society, features of the Indian society and social empowerment, social empowerment। so ये जितने भी पॉइंट है, ये सोसाइटी जो सब्जेक्ट है उसमें इतने पॉइंट है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इन द जीएस पेपर 1, इट इज सोसाइटी, सोसाइटी। सो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी, एंड यस उसके साथ साथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज द ज्योग्राफी, और यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब आपको वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी पढ़नी है। उसके साथ साथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके साथ साथ आप थर्ड पॉइंट पे जाइएगा, दैट इज जियो फिजिकल फिनोमिनाज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें सारी चीज आ जाती है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन। इसका मतलब आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th के एनसीईआरटी, उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। आपको द इंटीरियर ऑफ अर्थ से स्टार्ट करना है, उसके बाद हाउ द अर्थक्वेक्स, द वोल्केनोज दे ओरिजिनेट, ऐसे करते हुए सीक्वेंस वाइज आपको पूरी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करनी है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी, सारी चीजें कंप्लीट करनी है, और ये है ज्योग्राफी का पार्ट, ये है ज्योग्राफी। सो इसका मतलब जीएस पेपर 1 में आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास सोसाइटी है और ज्योग्राफी।
सो आप डिटेल पीडीएफ को आप अपने पास टेबल पे प्लीज डिटेल पीडीएफ रखिएगा और उसमें सारी चीजें देखिएगा। यहां पर जस्ट हम वी आर लुकिंग इनटू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और जब आप धीरे धीरे चीजें पढ़ रहे होंगे, जैसे अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे होंगे, हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होंगे, सिलेबस जब आपको अपना कंप्लीट कर रहे होंगे, तब आपको सारी चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट होगी और सिलेबस आपको याद हो जाएगा और आपको याद करना भी है। क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस यार, ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 में वहां पर है और उस न्यूज से उस वाले टॉपिक से ये न्यूज डायरेक्टली कनेक्ट होती है। एंड आई नीड टू राइट दिस एग्जांपल इन द मेंस इन द जीएस पेपर 1। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा इन सब चीजों में, ठीक है। नाउ जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। और जीएस पेपर जो 2 है, जीएस पेपर 2 व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। देखिए जीएस पेपर 2, सबसे पहले तो जीएस पेपर 2 में इसका नाम क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। सो इसका मतलब आपके पास कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस और पॉलिटी, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट है। अगर हम क्लब कर दे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इसको एक कंसीडर करें, तो हमारे पास कितने हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसके साथ सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। इसका मतलब 4 मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिलकर के जीएस पेपर 2 को बनाते हैं। अब देखिए कहां पर, अब देखिए आपको ये सीक्वेंस भी जानना आवश्यक है। क्यों? आई नो कि आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज जीएस पेपर 2 का सिलेबस ही काफी ज्यादा है। एक पेज में आ नहीं पाया, यूपीएससी ने भी 2 पेज में दिया इसको। सो आपको देखिए इसमें आपको कहां से स्टार्ट करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक लाइन में उसमें यूपीएससी ने आपको बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए बोल दिया है। तो यहां से लेकर के और जितने भी यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे यहां से लेकर के, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, फंक्शन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब यूनियन एंड स्टेट। उसके साथ साथ द सेपरेशन ऑफ द पावर टॉपिक, फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का टॉपिक। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी। सो जो भी आपके सामने हाईलाइट किए जा रहे हैं ये मेन टॉपिक्स हैं। अब देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट डायरेक्टली अगर मेंस के सिलेबस में मेंशन है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी भी अपने जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए जीएस पेपर 2 है और उसमें आपसे यूपीएससी 20 क्वेश्चन पूछेगा। 10 क्वेश्चन छोटे नंबर के जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे और 10 बड़े होंगे जिसमें आपको 3 पेज मिलेंगे और ये भी होंगे टोटल 10। इसका मतलब आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे उत्तर पुस्तिका में, आपकी जो आंसर बुकलेट होगी उसमें। अब उस उत्तर पुस्तिका का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जाकर के देख लेना आप जब आप मेंस लिख रहे होंगे। ऐसे ही जब जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन के साथ आपके पास आर्ट एंड कल्चर का आएगा पहला क्वेश्चन, और आपको जो पहला जो टॉपिक है इनफैक्ट आपके सिलेबस में वो भी आर्ट एंड कल्चर का है, इंडियन कल्चर। सो ये है सिलेबस का महत्व, इतना ज्यादा क्रूशियल है यूपीएससी मेंस में सिलेबस का जानना, बिल्कुल माइन्यूट में, बारीकियों में आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में। अब देखिएगा नाउ, अब यहां पर हो गया, ठीक है, ये हो गया पॉलिटी। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है गवर्नेंस, और गवर्नेंस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। गवर्नेंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सोसाइटी से लिंक है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहां है पॉलिटी, यहां गवर्नेंस, उसके बाद यहां से और यहां देखेंगे आप तो यहां पर है, ये पॉलिटी हो गया, ये गवर्नेंस हो गया, यहां पर है सोशल जस्टिस, और जो आपको लास्ट में जो दिखाई दिया यहां पर देखिए, जो बिल्कुल लास्ट में है, ये जो लास्ट में है यहां पर है इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में कौन सा है, देखिए कौन से मेन टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इसका मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बायलैटरल ग्रुपिंग, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। सो ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पार्ट्स हैं। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। सो ये आईआर का पार्ट हो गया, ये सोशल जस्टिस का आपके पास पार्ट है, ये गवर्नेंस पे, और ये है पॉलिटी का पार्ट। सो ये जीएस पेपर 2 में है, आपके पास 4 जो मेजर सब्जेक्ट है वो जीएस पेपर 2 में है, ठीक है। और ये भी गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नेंस यहां पर भी है, ये जो कुछ टॉपिक यहां पर बचे हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ये भी गवर्नेंस का ही पार्ट है, पहला जो मैंने आपको बताया यहां पर पॉलिटी है, गवर्नेंस के आप यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं, यहां पर है आईआर का बिल्कुल एंड में मेंशन है। और आप उठा करके देखिएगा मेंस की एग्जैक्ट जो वो देखेंगे ना क्वेश्चन सीक्वेंस मेंस में पूछे गए, आप 2024, 2023, 22, 21, 20 किसी को भी उठा करके देखिए, किसी भी साल का आपको आईआर के क्वेश्चन ना बिल्कुल हैंड में मिलेंगे, या तो
जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 9th और 10th मिलेगा। उसके साथ साथ जो बड़े जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एंड में आपको 19th और 20th मिलेगा। मतलब 10 यहां पर होंगे, 10 यहां पर होंगे, तो 1 से 20 तक होगा। तो 9th और 10th और 19th और 20th आपको आईआर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोइंग द सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट उसी में अपने जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्टली अरेंज करता है सिलेबस को देख करके, कीपिंग इन माइंड द सिलेबस। सो इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए। बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द जीएस पेपर 3 सिलेबस। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि जीएस पेपर 3 का नाम क्या है। जीएस पेपर 3 को यूपीएससी ने बोला है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपके पास कितने मेजर सब्जेक्ट हो गए? एक हो गया साइंस एंड टेक, इकोनॉमी भी यहां पर आपकी यहीं से पूछा जाएगा। उसके साथ साथ एनवायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे हैं। मतलब जो माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जीएस पेपर 3 में है। एक जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमी, वो आपके पास यहां पर है। ऑफकोर्स साइंस एंड टेक को भी बोल सकते हो, बट इकोनॉमी के संदर्भ में अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको माइनर सब्जेक्ट्स में आता है। तो इकोनॉमी का जो भी पेपर, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सारी की सारी जीएस पेपर 3 में आपसे पूछी जाएंगी। अब देखिए नाउ, जब आप स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, तो स्टार्टिंग के जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे यहां से ऑफकोर्स अगर हम एग्रीकल्चर को भी कंसिडर करें, इसी में ही, बिकॉज हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमी से कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करके पढ़ते हैं, बट इकोनॉमी में भी उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया इकोनॉमी, ये स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स इकोनॉमी के हैं। अब देखिए इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक, यस, आप मृणाल सर के नोट्स को देखना, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को 6 पिलर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला मनी एंड बैंकिंग, दूसरा बजट, तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। सो 6 पिलर्स में उन्होंने 6 ब्रॉड चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ पूरी इकोनॉमी को। तो उस रेस्पेक्ट में देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबलाइज इफेक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन को इकोनॉमी से कनेक्ट करके। उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स, मतलब एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब एग्रीकल्चर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, इसका मतलब एग्रीकल्चर। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसका मतलब एग्रीकल्चर। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर, गवर्नमेंट बजटिंग एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इकोनॉमी के हैं और ये जीएस पेपर 3 में है। नाउ अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक कहां से कहां तक है देखिएगा, साइंस एंड टेक में भी 3-4 मेन पॉइंट्स है। ये है साइंस एंड टेक, दिस इज द साइंस एंड टेक। वो साइंस एंड टेक में कौन से हैं? साइंस एंड टेक, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, इसका मतलब एवरीडे लाइफ, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक। इसीलिए देखना जो यूपीएससी की जो साइंस एंड टेक है दैट इज डिफरेंट। यूपीएससी आपसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चंस पूछता है आपसे, एप्लीकेशन बेस्ड, हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दैट इज व्हाई, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लिखा हुआ है एवरीडे लाइफ। उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इसका मतलब अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब जो भी आपको न्यूज में मिले कि इंडियंस का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। उसके साथ साथ अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ द आईटी, इसका मतलब देख रहे हैं आप, इट इज टॉकिंग अबाउट कि आपको न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए जो करंट में आपको ध्यान रखना है, बिकॉज क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस। द मेन पॉइंट टू फोकस इज अवेयरनेस। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ व्हाट? इन द फील्ड ऑफ आईटी, इन द फील्ड ऑफ स्पेस, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो साइंस एंड टेक इट इज मेनली अबाउट द एप्लीकेशन। आपको बेसिक पता है, आपने सारी चीज पढ़ी है, 6, 7, 8, 9, 10th 11th क्लास की साइंस यूपीएससी मान के चलता, आपने अच्छे से पढ़ी, आपको सारी चीजें आती है, बहुत अच्छे से आती है आपको। यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। नाउ अब उनको अप्लाई करिए। अब न्यूज़पेपर में पढ़ के दिखाइए जो भी रिसर्च है, जितने भी रिसर्च, अगर कोई न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रिसर्च आई है या रिसर्च पेपर आया और जो कि प्रमुख न्यूज़ रही है कुछ समय के लिए, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, फिर आपको उसका आंसर लिखना है वहां पर। जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उसमें कौन कौन से पेलोड्स थे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसका मतलब उन्होंने ये तो पूछा चंद्रयान 2 के, पता था क्वेश्चन आएगा, बट उन्होंने क्या पूछा? पेलोड्स के बारे में पूछ लिया। एक उसमें सब पॉइंट पेलोड से रिलेटेड भी था। तो आपको पता होना चाहिए साइंस एंड टेक में यूपीएससी एक्चुअली इट इज लुकिंग एट द अवेयरनेस, कि आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, क्या आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स इनको फॉलो करते हैं या नहीं। अब देखिए, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर पॉइंट इज, आपको यहां पर देखना है
एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसका मतलब यहां से एनवायरमेंट स्टार्ट हो गया, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो ये जितने, ये जो दो टॉपिक हैं, दो तीन, ये आ गए एनवायरमेंट में, ये आ गए एनवायरमेंट में। इसका मतलब जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट है वो आपका जीएस पेपर 3 में यहां पर है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए, दिस इज रिलेटेड विद द इंटरनल सिक्योरिटी, लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, द रेड विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रेड कॉरिडोर एरिया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तिरुपति से पशुपति का जो बेल्ट है, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी। द रोल ऑफ द एक्सटर्नल state and the non-state actor, the role of the external state and the non-state actor in creating challenges to the internal security. So directly mention है, ये सारे internal security के topics हैं। ये आ गया internal security, internal security। So GS पेपर 3 में कितने मेंस, कितने जो सिलेबस हैं, वो कितने, सॉरी सिलेबस नहीं, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? इकोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट है, उसके बाद साइंस एंड टेक, फिर एनवायरमेंट और फिर इंटरनल सिक्योरिटी। ये बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है। नाउ let's have a look at the final GS paper 4 that is called as the ethics paper। उस पर ध्यान देते हैं, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, यूपीएससी ने आपके जो GS पेपर 4 है उसका नाम रखा है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप इसको 4 से 5 अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दैट व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द एथिक्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एथिक्स इन द ह्यूमन एक्शन। आपको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है और ये सबसे पहला चैप्टर है एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेस। उसके बाद आता है एटीट्यूड, दैट हाउ द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल इज बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ इट कैन बी चेंज्ड। मान लीजिए आप एक डीएम है या फिर आप एक एसपी है अपने जिले में, और आपको कोई पब्लिक का जो परसेप्शन है और एटीट्यूड उसको चेंज करना है। नाउ यू शुड बी अवेयर अबाउट द मेंटेलिटी एंड द माइंडसेट ऑफ द पब्लिक, कि वो कैसे सोचते हैं इन इश्यू के बारे में, क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या रेस्पॉन्स होगा। ये सारी इमोशनल और भावुकता, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए। इसीलिए आपके लिए जो एक अलग से टॉपिक मेंशन है दैट इज एटीट्यूड, और उसी के साथ साथ एक यहां पर टॉपिक देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग से मेंशन है, अलग से मेंशन है चैप्टर एथिक्स में। व्हाई? बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। दैट इज व्हाई आप देखेंगे प्रीलिम्स में बहुत कम कट ऑफ जाती है। क्यों? क्योंकि रैंडम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रैंडम आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा है तो बिल्कुल थोड़ा सा जानते हैं, आप उस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। येट यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। आपको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको अपने तर्क शक्ति और आपने जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन से उसके आंसर को निकालना। आपको कुछ ना कुछ करके उसमें आंसर को निकालना पड़ेगा। और अगर आपने अपने इमोशन को उस टाइम पे मैनेज नहीं किया, यू आर आउट ऑफ द रेस, प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होगा। सो इसीलिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी जो अभ्यर्थी हैं, कभी कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। अब देखिए, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यू, ये भी एक अलग से चैप्टर है। उसके बाद मोरल थिंकर्स एंड द फिलोसोफर्स, ये भी आपको पढ़ना है। The role of the civil services, the values and the ethics which are guiding the civil service, ये सब आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ एंड में आपको पढ़ना है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, और आपसे इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे। 130 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स ईच। वो लगभग 13 के अराउंड क्वेश्चन पूछेगा, इनको उसमें डिवाइड कर देगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देगा, उसमें 2 पार्ट होंगे 10-10 नंबर के, 1A 1B, और ये दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टोटल 13। और फिर उसके बाद आपसे कुछ केस स्टडीज पूछेगा, 6 केस स्टडी होंगी, और जिसमें ये टोटल मार्क्स होंगे 120 मार्क्स होंगे, 6 केस स्टडी के 120 मार्क्स होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था जीएस का सिलेबस कंप्लीट। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। सो देखिए सिलेबस ही कितना ज्यादा है, और ये तो मेंस का है, और मेंस में भी 4 जीएस पेपर का है। उसके बाद ऑप्शनल अलग से है, एसए अलग से है, लैंग्वेज पेपर अलग से है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी तैयारी है। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। बिकॉज खुद से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन के ज्यादा चांसेस हैं, और अनअकैडमी आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑफर, स्पेशल ऑफर है, और आप मात्र 17,999 रुपए में आप अपना पूरा जीएस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़ के। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं SKY50, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 17,999 रुपए में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस इसमें कुछ टाइम के लिए 12 महीने के लिए आपको एक्सटेंशन भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, अगर आप ऑफर को अभी अवेल करते हैं। बिकॉज दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों। नाउ कौन कौन से बैच है? क्या केवल इंग्लिश मीडियम में, या प्रॉपर हिंदी मीडियम में, या इंग्लिश मीडियम में ही आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज जो भी चल रही होंगी सारी होंगी, या फिर कुछ अलग से मॉडल है, कुछ अलग से भी बैचेज है? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको बाइलिंगुअल में चाहिए तो आगाज बैच है जो कि लाइव हो चुका है।
न्यू बैच है जो कि लाइव हो चुका है। ये जो 2 बैच हैं इसमें आपकी वे ऑफ डिलीवरी भी, आपकी जो वे ऑफ डिलीवरी है वो इंग्लिश में होगी और जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश बैच में कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में होगी। उसके साथ साथ आपके पास हिंदी बैच भी है और आप हिंदी बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसको हम जो संभव बैच है ये भी लाइव हो चुका है। और इसमें जो कंटेंट है वो आपके पास प्योर हिंदी में मिलेगा आपको, और द वे ऑफ डिलीवरी वो भी आपको हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है। नाउ अगर आप इंटीग्रेट करके जीएस और ऑप्शनल की तैयारी करना चाहें अनअकैडमी से जुड़ के तो वो भी कर सकते हैं आप, और ये आपको पड़ेगा मात्र 26,999 रुपए में। और अगेन अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आप इन जितने भी आपको ऑप्शनल दिखाई दे रहे हैं, जस्ट वीडियो को पॉज करिएगा और चेक कर लीजिएगा आपको कौन सा ऑप्शनल ठीक लगता है और उसको ऑप्ट करिएगा। एंड यस, आप ऑप्शनल को बाद में स्विच भी कर सकते हैं अगर आपको लगा कि यार ये ऑप्शनल तो मेरे को जम नहीं रहा है और अभी मेरे को चेंज करना चाहिए बिकॉज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लेटफॉर्म पर चेंज भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स। एंड यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, आप 2,999 रुपए में ऑफर को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंस एनरिचमेंट का प्रोग्राम मिलेगा, आंसर राइटिंग भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। एंड यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी, कनेक्ट विद द अनअकैडमी। और यस, आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।